प्रदेश अध्यक्ष जी, हमारे शर्मा जी, भल्ला जी, सादी जी, यहाँ पर उपस्थित सभी पत्रकार साथियों, जैसे अभी मेरे से पहले शर्मा जी ने बताया, चुप करो भाई, कि आज पूरे देश में कांग्रेस पार्टी पहले चरण में 4 मुख्य जगहों के ऊपर प्रेस वार्ता कर रही है और कल पूरे देश भर में लगभग 34 जगह के ऊपर 34 शहरों में पूरे देश भर में प्रेस वार्ता होगी। कांग्रेस के सभी सीनियर लीडर सब जगह पे जाकर के आप लोगों के माध्यम से जनता के बीच में जाकर के पूरे मसले को रखेंगे और राहुल गांधी जी को अभी जो पार्लियामेंट से डिस्क्वालीफाई किया है, हम लोग इसको कह रहे हैं डेमोक्रेसी डिस्क्वालीफाइड। जी सर। तो जो प्रेस वार्ता है पूरे देश भर में, इसको हम लोग कह रहे हैं डेमोक्रेसी डिस्क्वालीफाइड। और क्यों हम कह रहे हैं डेमोक्रेसी डिस्क्वालीफाइड, इसको हम विस्तार से समझाने यहां पर आए हैं। और सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि राहुल गांधी जी तो बहाना है, असल में मोडानी को बचाना है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, राहुल गांधी जी तो बहाना है, असल में मोडानी को बचाना है। मोडानी मतलब मोदी जी और अडानी दोनों मिल गए हैं और दोनों के दोनों मोडानी बन गए। और अगर आप पूरे की पूरी डेट्स को, जो मैं अभी टाइमलाइन बता रहा हूं, उसको अगर आप समझें तो आपको एकदम से समझ में आएगा कि कैसे राहुल गांधी जी बहाना है और असल में मोडानी को बचाना है। सबसे पहले जिसको बेसिस बना करके राहुल जी को डिस्क्वालीफाई किया गया, वो स्पीच 2019 में 13 अप्रैल को कर्नाटक के अंदर दिया गया और उसकी कंप्लेंट फाइल करी गई सूरत गुजरात के अंदर, कर्नाटक में नहीं, सूरत गुजरात में फाइल करी गई। और 7 मार्च 2022 को जो कंप्लेनेंट खुद है, जो बीजेपी का एमएलए है, वो हाई कोर्ट में जाता है और स्टे ले आता है। वो कहता है कि अभी स्टे कर दीजिए, इसके ऊपर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। हाई कोर्ट स्टे दे देती। ये स्टे लिया जाता है 7 मार्च 2022 को, 1 साल पहले। अभी चल रहा है आपका मार्च 2023, तो 7 मार्च 2022 को स्टे लिया जाता है। राहुल जी 7 फरवरी 2023 को, 7 फरवरी पिछले महीने एक प्रश्न उठाते हैं लोकसभा के अंदर और पूछते हैं कि अडानी जी का और मोदी जी के क्या संबंध। जैसे ही मोडानी के संबंध की चर्चा करते हैं 7 फरवरी को, 1 हफ्ते के बाद में वो आदमी हाई कोर्ट फिर चले जाता है और कहता है कि मेरा जो स्टे दिया हुआ है उसको आप वापस कर दीजिए। अब मैं स्टे मत दीजिए, उसके ऊपर उसको वापस कर दीजिए। वो स्टे उसको वापस कराता है और कोर्ट के अंदर जाता है और बिजली की गति से यहां पर सालों साल नहीं बल्कि 10-20 साल कोर्ट में है और फैसले के अंदर भी मैक्सिमम जो सेंटेंस है वो उसको दिया जाता है। और मैक्सिमम सेंटेंस, जो भी थोड़े बहुत लीगल जो जानकार हैं वो जानते हैं कि मैक्सिमम सेंटेंस हैबिचुअल, जो बार बार अपराध में बोला, उसके बाद में उनको कभी भी लोकसभा में बोलने नहीं दिया। जब भी वो बोलने के लिए खड़े होते तो बीजेपी वाले नारेबाजी करते। जब भी वो बोलने के लिए स्पीकर को 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार स्पीकर को रिक्वेस्ट किया, राइटिंग में रिक्वेस्ट किया, लेकिन स्पीकर ने उनको लोकसभा में बोलने का मौका नहीं दिया। तो अब मैं आप लोगों के माध्यम से हम जनता से पूछना चाहते हैं कि राहुल गांधी जी डिस्क्वालीफाई हुए हैं या डेमोक्रेसी, लोकतंत्र डिस्क्वालीफाई हुआ? जब लोकतंत्र के अंदर विपक्षी पार्टी का प्रमुख नेता लोकसभा के अंदर जो लोकतंत्र का मंदिर है उसमें ही नहीं बोल पाएगा,
उसमें ही जनता की आवाज नहीं रख पाएगा तो कहां पे रखेगा, और फिर लोकतंत्र कहां पे रह जाएगा, कैसा लोकतंत्र रह जाएगा। और जैसे ही डिस्क्वालीफाई करा, 24 घंटे के अंदर अंदर कोर्ट की जजमेंट आते ही डिस्क्वालीफाई, और जैसे ही डिस्क्वालीफाई किया 2 दिन के अंदर अंदर मकान खाली करने का नोटिस। यहां पर बहुत सारे मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट भूतपूर्व हो गए, नाम नहीं लेना चाहता, जम्मू कश्मीर के भी हैं, अभी तक के अंदर डिस्क्वालीफाई कर दिया गया और 2 दिन 48 घंटे के अंदर मकान खाली करने के लिए कह दिया गया। तो ये लोकतंत्र डिस्क्वालीफाई नहीं हो रहा है तो क्या हो रहा है, आज हम आप लोगों के माध्यम से पूछना चाहते हैं। कांग्रेस पार्टी का बड़ा निर्णय, हम लोकतंत्र की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम हमारे देश के 30 करोड़ LIC के जो निवेशक हैं, जिनका 44,000 करोड़ रुपए अडानी के अंदर, अडानी कंपनी में इन्वेस्ट करने की वजह से नुकसान हो गया, हम उनकी लड़ाई लड़ रहे हैं। के अंदर अंदर 10.5 लाख करोड़ रुपए का नुकसान जिनको हुआ, हम उन छोटे निवेशकों की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम उन डिपॉजिटर्स की लड़ाई लड़ रहे हैं जो सरकारी कर्मचारी का EPFO के अंदर, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन के अंदर पैसा जमा है और EPFO ने निफ्टी 50 में अडानी को डालने की वजह से उसके अंदर एंटरप्राइजेस उसके अंदर इन्वेस्ट किया हुआ है। हम EPFO वालों की लड़ाई लड़ रहे हैं, प्रोविडेंट फंड के, जहां पे पेंशन फंड के पैसे जमा होते हैं, उनकी हम लड़ाई लड़ रहे हैं। तो बड़ी स्पष्ट बात है कि हम लड़ाई राहुल गांधी जी की नहीं, हम लोकतंत्र की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम JPC स्थापित करने की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम भ्रष्टाचार दूर करने की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम अडानी के एंटरप्राइजेस को किस तरीके से सरकार ने मदद करी, मोनोपोलीज किस तरीके से स्थापित करी, हम उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। LIC के 30 करोड़ निवेशक, पॉलिसी धारक, हम उनकी लड़ाई लड़ रहे हैं। स्टॉक एक्सचेंज के अंदर जो छोटे छोटे जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट करी हुई है, जिनका पैसा डूब गया, में कह करके आप लोगों के सवालों का जवाब दूंगा। JPC बन सकती थी तो अब क्यों डर रहे हैं मोदी जी, मेजॉरिटी इनकी है तो अब JPC क्यों नहीं? और जांच करने के लिए इसलिए जरूरी है कि फाइनेंशियल टाइम्स ने की कंपनियां डिफेंस प्रोडक्शन के अंदर, स्ट्रैटेजिक प्रोडक्शन के अंदर जब शामिल हैं तो बाहर का पैसा, शेल कंपनीज का पैसा हमारे देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए जरूरी है कि वो पता होना चाहिए कि वो पैसा कौन लगा रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि पाकिस्तान के लिए ये जरूरी है कि ये शेल कंपनीज कहां से पैसा, कैसा पैसा उसका इस्तेमाल हो रहा है, उस चीज के लिए पूरी जांच निष्पक्ष होनी चाहिए। और JPC से बेहतर कोई भी तरीका, कोई भी और रास्ता नहीं है जिसमें ये हो। राजन को, जो कि डिप्टी सेक्रेटरी हैं लोकसभा सचिवालय में, और उन्होंने कहा है कि उनको इस चीज का नोटिस मिल गया है कि उनको अपना सरकारी मकान जो है खाली करना है, जो कि पिछले 4 टर्म से उनके पास था। उन्होंने कहा है कि वो जो कहा गया है हमेशा से, चाहे गरीबों के लिए, चाहे किसानों के लिए, पिछड़े वर्गों के लिए उठाई है। अब वो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहे हैं, वो कोई सत्ता की ट्रैपिंग्स के लिए नहीं लड़ रहे, वो कोई मकान या कोई सत्ता के लिए नहीं लड़ रहे, वो भ्रष्टाचार के खिलाफ में लड़ रहे हैं। इसलिए उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई उनसे मकान ले या ना ले, वो जनता की आवाज। और लगातार मुखर रही है राहुल गांधी। भारत देश हम सबका है और भारत को बनाने में हम सबका योगदान है। तो कोई भी एक व्यक्ति, और वो भी आप डिमांड कर रहे हैं JPC की, यूनिट की क्या रहेगी? देखिए, जो हमारी रणनीति है वो यही है, जैसे मैंने कहा कि हम लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ JPC को स्थापित करने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और ये लड़ाई ये है और इसको हम आगे लेकर के जाएंगे। सभी ऑपोजिशन पार्टी से हम लोग लगातार संपर्क में हैं और हमें खुशी है, आप लोगों ने भी देखा होगा कि सभी ऑपोजिशन पार्टीज हमारे साथ में हैं। और हम लोग आज, जैसे मैंने अभी शर्मा जी ने भी बताया कि आज 4 देश के अंदर अलग अलग शहरों में आज पहले चरण में आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है, उसके बाद में कल पूरे देश के अंदर 34 और शहरों में इसी तरीके की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। और डेमोक्रेसी जिस
डिस्क्वालिफाइड हम ये बात को कह रहे हैं। जी रजत जी, एक सवाल ये है कि भाजपा के सीनियर लीडर अनुराग ठाकुर की बात करें तो इस पेशे के बाद उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर ही पलटवार किया है। कहा है कि शुरुआत से कांग्रेस पार्टी के बीच में जो है वो कभी भी एक समानता या बैलेंस नहीं रहा, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के भीतर ही कुछ ऐसे सीनियर लीडर हैं जो राहुल गांधी को बचा नहीं पाए, कोई अच्छा वकील नहीं कर पाए। ये भी सवाल है इनके साथ सर भाजपा नेता पीयूष गोयल ने जो कांग्रेस का ब्लैक क्लोथ वाला प्रोटेस्ट कर रहा है उसके ऊपर उन्होंने कहा है कि एक ब्लैक मैजिक अब जो कांग्रेस है वो कर रही है, इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये लोग लोकतंत्र में विश्वास ही नहीं रखते, तो इसलिए जो भी लोकतांत्रिक तरीके से हम लोग प्रदर्शन या लोगों की भावनाओं को सामने रखते हैं उसमें इनको कुछ ना कुछ नजर आता है। जो लोकतंत्र में विश्वास रखेगा उसको ये एकदम से समझ में आ जाएगा कि ये प्रतीक के चिन्ह किस लिए होते हैं, ये प्रतीकात्मक किस बात की होती है। जब अगर मान लीजिए कोई टेस्ट मैच हो रहा हो और कोई अगर गलत काम हो रहा हो तो जो प्लेयर्स बैच जो काला लगा लेते हैं वो भी क्या ब्लैक मैजिक होता है? तो ये लोकतंत्र में इन लोगों को समझ ही नहीं है कि लोकतंत्र क्या होता है, लोकतंत्र के प्रतीकात्मक चिन्ह क्या होते हैं। जब हम भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहे हैं, हम जेपीसी की मांग पार्लियामेंट में कर रहे हैं और पार्लियामेंट में जो व्यक्ति मुखर होकर के सबसे मुखर होकर के जेपीसी की बात करता है, आप उसको उसके सारे शब्दों को हटा देते हो। कभी आपने सुना इससे पहले कि पार्लियामेंट में 3/4 स्पीच गायब हो जाए, एक्सपंज हो जाए? पार्लियामेंट में 3/4 किसी भी आदमी की स्पीच कभी भी आज से पहले इतिहास में कभी हुआ है? जो राहुल जी का और खड़गे जी की स्पीच एक्सपंज कर दी। तो जो बोल रहे हैं वो स्पीच एक्सपंज कर रहे हैं और जो प्रश्न उठाए उसका जवाब नहीं दिया। अब किस मुंह से भाजपा के मंत्री हमसे सवाल का जवाब मांग रहे हैं? हम उनको कहना चाहते हैं सबसे पहले तो जो राहुल गांधी जी ने मुडानी के बारे में 7 फरवरी को जो प्रश्न उठाए थे उसका जवाब दें। उसका जवाब नहीं देंगे वो लोग, तो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। जब भ्रष्टाचार के ऊपर जो आरोप लग रहे हैं उसका जवाब तो दे। ये तो बताए कि जेपीसी जब इससे पहले 2 बार हुआ है तो अब तीसरी बार किस बात से डर रहे हैं कि जेपीसी नहीं हो रही है? इसका जवाब दें। What are your views on what Vedant Patel of the US Department of State has said? I don't know what he has said. You don't? What he has said, I don't know. ये great question on the demo. Which question? आप explain करिए। US is interfering in India's internal affairs. What's your take on it? ये क्या question है आप बताइए। आप मुद्दे पे बात करो। I'm asking this. नहीं, आप बता दें उसने बोला क्या, मेरे को नहीं मालूम है उसने क्या बोला है। वो इंटरवेन चाहते हैं कि यूएस के इंटरनल अफेयर्स पे जो उन्होंने बात की है वहाँ पे लंदन में जाके स्पीच किया है। दे वांट कि अब यूएस सपोर्ट करे राहुल गांधी जी को। ऐसा है। फर्स्ट ऑफ ऑल, राहुल गांधी नेवर सेड एनीथिंग लाइक दिस। Secondly, India is capable and people of India, they are capable enough to deal with their own internal matters. And when anything happens with Indian democracy, people of India, they have shown in the past also, they are quite capable of taking action on their own. And democracy in India, the constitution of India, the judiciary is strong enough to to do any rectification measure which is required at any given point. Then why is US interfering in India's? Sir, I've got 2 questions. One is that you said that you are fighting for the people, fighting for the democracy. Every time you say that it's not because that you are fighting for your leader, you are fighting for the Neta, every time you say this. But why it's not getting promoted in the votes? Why election after election the Congress keeps on losing? Are you not able to strike a chord with the people? Because if it is a ladai for the common man. Let me tell you, in the past, we have been winning elections after elections. If you have a look at just last 2-3 elections, then you may be correct. But otherwise, Congress has a history of winning elections. BJP has won only twice the national elections. Congress has a history of long pending history of winning elections. So it is not something which has happened in last 10 years or more. If you look at the history, people have been voting for Congress. People have given opportunity to the BJP. Always it happens in democracy. People, they want to give chance to other parties to see what they can do, what they can deliver. And I am very sure now, we are very sure now, what people have seen, the BJP doing, how democracy has been killed in last 10 years, how people's voice have been throttled,
how the main opposition leader's voice has been throttled, how he has been disqualified. Such things have never happened. As I have said, we have never seen 3/4 of a speech of an important leader in parliament has been expelled. Have you ever seen in any Vidhan Sabha, in any Lok Sabha? It has never happened. The Prime Minister, instead of answering the questions, instead of answering the charges on corruption, he is silencing the main opposition leaders. And the BJP ministers, instead of answering these questions, they are asking questions from us. Why don't they answer on Adani? Why don't they answer on scams? Why we have laid specific charges of corruption against the BJP? Why aren't they answering them? Sir, another question is that UPA wanted to make ordinance. So far